गुड इवनिंग मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही है। गुड इवनिंग। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट वेट फॉर अ गुड मिनट। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टू ऑल। ऑडिबल माय वॉइस और नॉट? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। ओके, एवरीवन यस ऑडिबल? मैम। गुड इवनिंग मैम। ओके ओके यस ओके। मैम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, BHMS MD फ्रॉम भोपाल। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग इस बार सब फ्रेशर हो AIPCT के लिए। सबका फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या? यस मैम। ओके। आप लोग को पता है फार्मेसी से कितने क्वेश्चंस आते हैं AIPCT में? 5 to 6 मैम। 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं ना। और अब आप लोग को पता है कि AIPCT का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है लास्ट 2 to 3 ईयर से, है ना। तो कोई भी अगर 2018, 2019 या 2020 के पैटर्न पे अगर अभी भी AIPCT की तैयारी कर रहा है तो वो मत करना, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। तो गैंग होम्यो एक कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, कि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली है कि आप इसकी टेस्ट सीरीज या इसके स्टडी मटेरियल्स को लेके एटलीस्ट AIPCT इजिली क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। अगर जिसने भी पहले किया होगा सर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन वगैरह, तो उसको पता होगा कि इसमें एक्चुअली सर के टेस्ट सीरीज में एक्चुअली वही पैटर्न्स बिल्कुल फॉलो किया गया है जो इस समय AIPCT में आ रहा है पैटर्न, है ना। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसकी टेस्ट सीरीज बहुत 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 ज्यादा अच्छी है। अगर आपने इसकी टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर लिया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो अगर आपने प्रॉपरली उसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन बहुत इजी है। AIPCT कोई भी टफ नहीं है। सेकेंड थिंग कि एवरीबडी नोज कि फार्मेसी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस का एवरेज रहता है, और वो पांचों जो 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं वो सारे स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग उन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कर लो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, जैसे लाइक PM, पैथोलॉजी, एनाटॉमी। आप नहीं जानते हो कि उसमें कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, है ना। बट फार्मेसी हो गया, FMT हो गया, लाइक आपका मटेरिया हो गया, इनमें से क्या है ना, आपके लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है उस पर ज्यादा फोकस करो। एंड नेक्स्ट थिंग कि अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो आप लोग गैंग होमे में स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। इसकी जो दर्पण बुक है बहुत बहुत अच्छी है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छी बुक है ना। बात समझ में आ रही है सबको? ऑडिबल एवरीवन और नॉट?
यस यस मैम। मैम। है ना? यस मैम। मैम आप सामने से ही पढ़ाइए ना, वीडियो कॉलिंग पे। क्या बोल रही हो? मैम आप वीडियो कॉलिंग पे पढ़ाइए ना, अच्छा लगता है। तो आप लोग कोशिश करो कि सर की टेस्ट सीरीज और दर्पण बुक को स्पेशली फॉलो करो, बहुत बहुत अच्छी है। टेस्ट सीरीज में मुझे जो सबसे पॉजिटिव लगता है, दो थिंग है। फर्स्ट, एआईपीजीटी के पैटर्न पे है सर का टेस्ट सीरीज। सेकंड थिंग कि अगर आपका कोई भी टॉपिक मान लो फर्स्ट टाइम पे मिस हो गया है, तो वो सेकंड टाइम पे आपका कवर हो जाता है, बिकॉज सर की टेस्ट सीरीज आई थिंक 3 टाइम्स रिवाइज होती है ना? और सबसे पॉजिटिव क्या है कि उस टेस्ट सीरीज में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता है जो आपका छूटे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, है ना, और हमारे कुछ टॉपिक्स मिस हो जाते हैं या हम नहीं ध्यान देते हैं। पर सर की टेस्ट सीरीज में एनफ टाइम रहता है कि आप उस टॉपिक को इजिली कवर कर सकते हो और कोई भी टॉपिक आपके मिस नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी चीज है उनकी। एंड एआईपीसीटी का पैटर्न सब लोग एक बार देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या तैयारी करने से पहले, है ना? कोई भी टर्निंग पॉइंट के पैटर्न पे या पीजी प्लस के पैटर्न पे या सक्सेस के पैटर्न पे मत करना, जो उसमें पीछे प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए हैं, है ना, उसको मत फॉलो करना। आप उसको पढ़िए, उससे आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। बट अगर आप ये सोचेंगे कि एज इट मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आएंगे, वन लाइन क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? अगर आप लोग कंटिन्यू रहोगे तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि फार्मेसी की क्लास में आप लोगों को वो पैटर्न पूरा सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। नहीं तो टेस्ट सीरीज तो बेस्ट है सर की। तो जो जिसको भी कोई भी क्वेरीज हो या कोई ज्वाइन करना चाहता है, ये विलिंगली है, आपका कोई प्रेशराइजेशन नहीं है ना? आप लोग सर से बात कर लेना, कांटेक्ट कर लेना, बट लिटरली बहुत अच्छी है। ठीक है? और आज चलो फार्मेसी की क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम। और एआईपीसीटी बिल्कुल भी टफ नहीं है, सो कोशिश करो आप लोग की जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसको प्रायोरिटीज दो, है ना? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, टफ पढ़ना चाहते हो, टफ के चक्कर में जो आपकी इजी चीजें होती है ना, आप उसको क्या कर देते हो, मिस कर देते हो। पर अभी लास्ट ईयर का जो एआईपीसीटी का पेपर आया था, बहुत ज्यादा इजी आया था, अगर किसी ने भी देखा हो तो। ठीक है? तो कोशिश करो, आप अपनी प्रायोरिटीज ये रखो कि जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमको उसको फर्स्ट इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे लाइक फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, इनको तो आप टाइम मिले तो लास्ट में पढ़ो। पढ़ो, पर बहुत ज्यादा उसको टाइम मत दो, है ना? एफएमटी, फार्मेसी, रिपर्टरी, ऑर्गेनन, मटेरिया, ये 5 सब्जेक्ट, एफएमटी एंड गाइनी, 7 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इनफैक्ट एसपीएम, इट्स ऑल्सो अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, है ना? ये 8 सब्जेक्ट अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी हो, है ना? कौन तो कौन इन से मैम? इन पे अपनी कौन कौन कमांड से सब्जेक्ट अच्छी मैम? रखो आप लोग। हाँ, कौन बोल रहा है? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, कौन से 8 सब्जेक्ट हैं जो सब, स्कोरिंग है? जैसे कि आपका होम्योपैथिक चारों सब्जेक्ट्स हैं, एसपीएम, एफएमटी, गायनी ऑप्स, है ना? ये 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो कोशिश करो इस पे अपनी अच्छी कमांड रखो, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा इधर उधर भागोगे आप मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट को भी मैम कवर नहीं सर्जरी कर से भी तो पाओगे। बहुत क्वेश्चन आते क्या? हैं, सर्जरी से भी तो बहुत क्वेश्चन आते हैं हाँ, मैम। सर्जरी, सॉरी, सर्जरी भी है ना? देखो, सर्जरी, पीएम, पैथो, तीन और फिजियोलॉजी, चारों आपस में रिलेटेड होती हैं। ठीक है? तो बहुत मुश्किल होता है ये डिस्टिंग्विश करना कि सर्जरी का क्वेश्चन है या पीएम का। तो सर्जरी पीएम अपनी भी अच्छी कर सकते हो, एनफ टाइम है। आई थिंक जुलाई में आप लोगों का पेपर होगा, तो यू हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर एआईपीजीटी, है ना? सो कमांड अपनी अच्छी रखो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। 10 बुक के पीछे मत भागो, मैं आज भी बोल रही हूँ। अगर आप 10 बुक के पीछे भागोगे तो आप लास्ट टाइम पे कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट यही है कि सर की क्लासेस जो चल रही है उसको ज्वाइन करो, है ना? टेस्ट सीरीज को ऑनेस्टली फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि बस हमने पे कर दिया और हम उसको कर नहीं रहे हैं। नहीं करोगे, लॉस आपका है। और अगर उसको ऑनेस्टली करोगे तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। दर्पण बुक क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा आपको। जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्ट सर की टेस्ट सीरीज से आए थे, है ना? तो अब आप देख लेना कि आपको क्या चीज करनी है ना? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं फार्मेसी में। आज जो मैं फार्मेसी में पढ़ाऊंगी उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं।
मैं आज क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कराऊंगी क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। आज जो पढ़ाऊंगी आप लोग रूम पे जाके पढ़ना, उसके क्वेश्चंस को ढूंढना। सक्सेस वगैरह में आप लोग को डेफिनेटली हर साल उसमें से एक क्वेश्चन फार्मेसी का आता ही है और बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हो। स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? यस मैम। ठीक है ना। तो जनरली मैंने पहले फार्मेसी के बारे में बोला है कि फार्मेसी है क्या। फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिजर्विंग, प्रिपेयरिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द ड्रग एंड द मेडिसिन। एवरीबडी नोज कि फार्मेसी क्या होता है। ये एक आर्ट होती है, साइंस होती है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो भी ड्रग को, मेडिसिन को बना रहे हैं, उसका क्रूड ड्रग हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, या हम उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, जो क्रूड ड्रग मटेरियल से कैसे प्रिपेयर करते हैं, और हम उस ड्रग को कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, मतलब हम उसको कैसे स्टैंडर्ड से मिलाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी। इट ऑल्सो इंक्लूड कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। इसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन को पहले प्रिपेयर करके फिर हम उसको क्या करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, ठीक है। दो तरह की इसमें ब्रांचेस होती हैं, एक होती है ऑफिशियल और एक होती है एक्सटेम्पोरेनियस फार्मेसी, ठीक है। ऑफिशियल ब्रांच ऑफिशियल फार्मेसी, एंड दूसरी कौन सी होती है, एक्सटेम्पोरेनियस फार्मेसी होती है, ठीक है। ऑफिशियल फार्मेसी में क्या होता है, इट इंक्लूड्स ड्रग एंड मेडिसिन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑफिशियल फार्मेकोपिया। देखो मैं डेफिनेशन पढ़ दे रही हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम जो भी ड्रग या जो भी हम मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे फार्मेकोपियाज, डिफरेंट डिफरेंट फार्मेकोपियाज जो होती है, उनमें जो प्रिंसिपल्स दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये होती है हमारी ऑफिशियल फार्मेसी। एक्सटेम्पोरेनियस में क्या होता है, इट इंक्लूड प्रिपेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन। इसमें हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम उसको डिस्पेंस करते हैं। जैसा फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन पे डिस्पेंसिंग मेथड लिखता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, डिस्पेंस करते हैं। दैट मीन्स कि ऑफिशियल में हम सिर्फ प्रिपेयरिंग करते हैं, एक्सटेम्पोरेनियस में हम मेडिसिन को प्रिपेयर और डिस्पेंस दोनों करते हैं। नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 4 ड्रग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफिशियल फार्मेकोपिया। मैं आप लोगों को नीचे फार्मेकोपिया में पढ़ाऊंगी कि ऑफिशियल फार्मेकोपिया होती क्या है, ठीक है। जैसे आपकी HPI, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया, जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, है ना, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, ये सारी आपकी कैसी होती हैं, ऑफिशियल फार्मेकोपियाज होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जितनी भी हमारी ऑफिशियल फार्मेकोपियाज होती हैं, उनमें 4 ड्रग इंक्लूड नहीं होती हैं, 4 ड्रग। कोई अगर किसी को कुछ भी बोलना हो तो वो लास्ट में बोलना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा आप लोग क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो देयर आर 4 ड्रग्स, 4 ऐसी ड्रग्स है जो किसी भी ऑफिशियल फार्मेकोपिया में इंक्लूड नहीं होती है। वो ड्रग कौन कौन सी होती है, निमोनिक याद रखना, माली, M मतलब माइक्रोमेरिया, A मतलब एलस्टोनिया कॉन्स्ट्रिक्टा, L मतलब लियाट्रिस स्पाइकाटा, इन Y मतलब योहिम्बिनम। ये एक बार क्वेश्चंस आया हुआ है, उन्होंने 4 मेडिसिन के नाम दिए थे, उसमें एक ऑप्शन था योहिम्बिनम, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था विच ड्रग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफिशियल फार्मेकोपिया, तो उसका आंसर गया था यूहिम्बिनम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फार्मेसी हमने बताया क्या होता है, ये एक आर्ट एंड साइंस होती है जिसमें हम ड्रग को प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमें क्रूड ड्रग मटेरियल चाहिए रहता है। उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कंबाइन करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, और उसको प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स को हम HPI के स्टैंडर्ड से मिलाएंगे, ठीक है। 2 तरह की ब्रांचेस हैं, ऑफिशियल जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल फार्मेकोपियाज। एक्सटेम्पोरेनियस में मैंने बताया कि इसमें हम मेडिसिन को प्रिपेयर भी करेंगे और प्रिपेयर के साथ साथ डिस्पेंस भी करते हैं। 4 ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी फॉर्म में ऑफिशियल ऑफिशियल की बात हो रही है, नॉट अनऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल फार्मेकोपियाज में नहीं है। वो है माइक्रोमेरिया, एलस्टोनिया कॉन्स्ट्रिक्टा, लियाट्रस स्पाइकाटा एंड यूहिन बिनम, ठीक है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फार्मेकोपिया होता है, फार्मेकोपिया जो होता है 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, फार्मेकॉन एंड पोयोस। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मेकोपिया ग्रीक है कि लैटिन है कि फ्रेंच है,
ठीक है, तो याद रखना फार्मेकोपिया कैसा है, ग्रीक वर्ड होता है, फार्मेकॉन मतलब होता है ड्रग, प्यूस मतलब होता है टू मेक, हाउ टू मेक अ ड्रग। ठीक है, ड्रग को हमें कैसे बनाना है ये किसमें दिया हुआ है, आपके फार्मेकोपियास में दिया हुआ है। ठीक है, ये है फार्मेकोपिया, दो तरह की होती है, एक होती है आपकी ऑफिशियल और एक होती है अनऑफिशियल फार्मेकोपियास। ठीक है, ऑफिशियल फार्मेकोपिया मतलब क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा पब्लिश्ड होना, है ना। जैसे कि आपका एचपीआई हो गया, जर्मन होम्योपैथी, ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑथराइज्ड है, दैट इज ऑफिशियल फार्मेकोपिया। अनऑफिशियल फार्मेकोपियास मतलब कि ये गवर्नमेंट के अलावा किसी अदर पर्सन ने अगर उसको अप्रूव्ड किया है, दैट इज अनऑफिशियल। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पीएन वर्मा या इंदु वेद, है ना, ये उसकी भी एक फार्मेकोपिया है, बट वो अनऑफिशियल थी। क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड नहीं किया था, तो वो आपकी कैसी थी, अनऑफिशियल। ऑफिशियल में जैसे आपकी मेक्सिकान हो गई, है ना, ब्राजीलियन की फार्मेकोपिया, ये सारी की सारी आपकी अनऑफिशियल फार्मेकोपियास थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो चीजें इसलिए मेंशन नहीं करी क्योंकि फालतू की चीजें हैं, है ना, उसको आप पढ़ोगे आपके टाइम का वेस्टेज है और कुछ नहीं है। अगर आप लोग उसके बाद सक्सेस वगैरह पढ़ोगे या कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये चीजें मिलेगी। ठीक है, तो सुनने पे ज्यादा ध्यान देना सब लोग। Hahnemann gave directions and the principle of basic method of preparation of drug in organ of medicine. OOM मतलब organ of medicine, materia medica pura and chronic disease। इन्होंने यही बोला, जो हैनमैन सर थे उन्होंने हम जो भी हम ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या डायरेक्शंस है, क्या प्रिंसिपल्स है, ये सारी चीजें उन्होंने किसमें बताई थी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, मटेरिया मेडिका प्योरा में एंड क्रॉनिक डिजीज में। ठीक है, ये याद रखना। तेज तो नहीं हो रहा है किसी के लिए, तेज तो नहीं हो रहा, फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है मैम। हो रहा है? नहीं हो मैम, रहा ठीक। मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना, हैनविन सन ने ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए जो भी डायरेक्शंस और प्रिंसिपल्स तीन बुक में दी थी, याद रखना यही प्रिकर्सर है हमारे मटीरिया मेडिका के, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मटीरिया मेडिका प्योरा एंड क्रॉनिक डिसीज। यहाँ से अब आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है, जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया। ठीक है, जीएचपी मतलब जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, दैट इज द ऑफिशियल फार्मेकोपिया। ये पहली फार्मेकोपिया थी जो 1825 में आई थी और कार्ल डब्ल्यू कैस्परी ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट होम्योपैथिक फार्मेकोपिया इस जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया 1825 में आई थी, कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी ने दिया था। और इस फार्मेकोपिया का क्या नाम था, डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम। तो ये याद रखना, हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था, उन्होंने डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम नाम दिया था और हमें उसको मैच द फॉलोइंग था, उसमें उन्होंने हमें ईयर्स दे रखे थे। अगर किसी को जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया का नाम डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम नहीं पता होगा तो वो मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट करते हैं, ये मत सोचना कि वो डायरेक्ट जर्मन दे देंगे, नहीं। ठीक है, तो जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया का क्या नाम था, डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम, 1825 में आई थी, 1825 में कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी ने दिया था, फर्स्ट फार्मेकोपिया थी। नेक्स्ट, फिर ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्मेकोपिया आई थी, 1870 में आई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको किसने दिया था, ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी ने इस फार्मेकोपिया को दिया था। इसमें 510 ड्रग्स इंक्लूड थी एंड सेकेंड एंड थर्ड एडिशन इसका कब आया था, 1876 में, मतलब 6 साल बाद सेकेंड एडिशन आया, फिर 6 साल बाद इसका थर्ड एडिशन आया 1882 में। इस टाइम तक ये ऑफिशियल मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या? यस मैम, क्लियर नहीं आ रही थी आवाज आपकी। यार अब इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मेरा क्लियर है मेरे पास आपकी आवाज। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज क्लियर आ रही है हमारे पास। अभी आवाज आ रही ठीक है। है, तो देखो सेकंड, देखो आप लोग एक बार नेट चेक कर लो प्लीज, है ना। सेकंड एडिशन कब आया था, 1876 में आया था, थर्ड एडिशन 1882 में आया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1870 याद करना इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी के द्वारा पब्लिश की गई थी, इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिशियल फार्मेकोपिया नहीं थी, उस टाइम तक नहीं थी, ये बाद में जाके ऑफिशियल फार्मेकोपिया में आई थी। और इसको अब हम किसके अंडर लेते हैं, ऑफिशियल फार्मेकोपिया में। मतलब 1882 तक तो ये ऑफिशियल नहीं थी, 1890 के बाद ये क्या हुई थी, हमारी ऑफिशियल फार्मेकोपिया हुई थी। नेक्स्ट,
यूनाइटेड स्टेट होम्योपैथिक फार्मेकोपिया 1878 में आई थी, डनकन ब्रदर ने दी थी शिकागो में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप लोग ईयर्स और नेम याद रखना, क्योंकि जर्मन, ब्रिटिश और एचपीआई तीन ज्यादा पूछते हैं, ये हो सकता है इस बार पूछ ले, ठीक है। 1878 में आई थी, डनकन ब्रदर ने दिया था शिकागो में, ठीक है। इस होम्योपैथिक फार्मेकोपिया को कंपाइल्ड किसने किया था? लॉरेंस टी एशवेल। एंड पब्लिश बाद में किसके द्वारा किया गया था? किन्नी एंड एशवेल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देना। ईयर्स देख लो, याद हो जाए तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड एडिशन 1883 में आया था, थर्ड एडिशन 1884 में आया था, एंड फोर्थ एडिशन 1890 में आया था। देखो ये याद रखना आप लोग कि होम्योपैथिक फार्मेकोपिया से ज्यादातर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं, कि जर्मन को आपको मैच करना है ईयर से, ब्रिटिश को मैच करना है, या पॉलीग्लोटिका फार्मेकोपिया को उसके ईयर से मैच करना है, पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा आता है मोनोग्राफ में, नीचे बताऊंगी मोनोग्राफ कैसे क्या होता है। अभी यूपीपीएससी का पेपर था, उसमें मोनोग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है ना, तो फार्मेकोपिया से मेनली दो क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो ईयर याद जरूर रखना, किसने दिया था ये याद रखना, फार्मेकोपिया का क्या नाम था ये याद रखना, जैसे जर्मन का नाम था डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम, ठीक है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ यूएसए। यूएसए की 1897 में आई थी, है ना, ओटिस क्लैप एंड सन ने दिया था 1897 में। और क्या आया था रिपर्टरी में, किसी को याद है? एंट्री पटरी। कैंट रिपर्टरी, वेरी गुड, है ना। केंट्री 1897 में होम्योपैथिक फार्मेकोपिया यूएसए की आई थी, ओटिस क्लैप एंड सन ने दिया था। इस फार्मेकोपिया का नेम क्या था? फार्मेकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये याद रखना, फार्मेकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। सेकेंड एडिशन 1901 में आया था, और 1901 में ही इस फार्मेकोपिया का नाम चेंज हो गया था, किसमें? होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट मैम अमेरिकन, थोड़ा सा स्पीड कम, थोड़ा सा कम अच्छा रखिए। ठीक है ना। अमेरिकन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कब आया था? 1882 में आया था, बोरिक एंड टेफल ने दिया था, बस इतना याद रखना है, ठीक है। जैसे यूएसए में आपको याद रखना है 1897 में आया था, ओटिस क्लैप एंड सन ने दिया था, इसका नाम क्या था? फार्मेकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, इतना इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। 1882 में अमेरिकन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया आई थी, जो बोरिक एंड टफल ने दी थी, यही क्वेश्चन मेनली पूछते हैं। 10th एडिशन मैंने लिख दिया है, याद नहीं हो तो छोड़ देना, 1928 में आया था। नेक्स्ट सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया पॉलीग्लोटिका, ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था, ठीक है। 1872 में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1872 में होम्योपैथिक फार्मेकोपिया पॉलीग्लोटिका आया था, वॉन विल्मर शॉबे ने दिया था। तो मेरे में क्वेश्चन क्या आया था, जिसमें मैंने आधी घंटा लगाया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने क्या किया था, इन्होंने पूछा था वॉन विल्मर शॉबे दिया था, और मैच कराना था ईयर से, कौन सा ईयर है ना। अगर आपको ये ही नहीं पता कि वॉन विल्मर शॉबे ने कौन सी चीज दी थी, तो आप उसको मैच नहीं करा पाओगे, तो याद रखना, फार्मेकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लोटिका 1872 में आई थी, वॉन विल्मर शॉबे ने दिया था, ये ऑफिशियल फार्मेकोपिया थी जर्मनी की, ठीक है। सेकंड इसका इसी का इंग्लिश एडिशन आया था सेकंड, जो 1880 में आया था। अभी बहुत इजी लग रहा है ये, जब वहां दोगे तो ये कुछ भी नहीं याद आएगा, है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। फ्लोरा होम्योपैथिका शायद लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, 1852 में आया था, एडवर्ड हैमिल्टन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एचपीआई, जो कि हमारी ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्मेकोपिया होती है, ठीक है, इंडिया की होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया, जो 1971 में आई थी। इस फार्मेकोपिया को किसने कंपाइल्ड किया था? होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कमिटी ने। ये कमिटी कब बनी थी? 1962 में बनी थी, और इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बीके सरकार, वेरी इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कमिटी सितंबर 1962 में बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके चेयरमैन बीके सरकार थे। इसी कमिटी ने एचपीआई को क्या किया था? कंपाइल्ड किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इतनी बार रिपीट किया है। HPI is included in second schedule of Drug and Cosmetic Act 1940। आई थिंक सब यूजी पास करके आए हो, सबको पता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था, और रूल्स कब आया था? 1945 में आया था।
ये उसके सेकेंड शेड्यूल में क्या था, एचपीआई इंक्लूडेड था। इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है यूपीपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था, सेकेंड शेड्यूल, एचपीआई इज इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अभी तक 10 वॉल्यूम्स एचपीआई के आए हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एचपीआई के जो ये वॉल्यूम्स दिए हुए हैं ये गलत दिए हुए हैं हमारे सक्सेस और टर्निंग पॉइंट में, ठीक है। बट स्टिल हम फॉलो किसको करेंगे, इसी को ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो एआईपीजीटी है वो इसी को ही फॉलो करता है। तो आप लोग इसी को ही याद करना, कोई और ईयर मत याद करना। फर्स्ट एडिशन का फर्स्ट वॉल्यूम आया था 1971 में, है ना। इसमें 180 मोनोग्राफ्स थे। मोनोग्राफ्स मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आया था इस बार कि मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है। तो मोनोग्राफ में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, हमारा जो ड्रग है, जो क्रूड ड्रग है, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका कलेक्शन, उसका प्रिजर्वेशन, है ना, उस क्रूड ड्रग मटेरियल का पूरा डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें हमारी किस में होती हैं, मोनोग्राफ्स में होती हैं। मतलब 180 मोनोग्राफ मतलब क्या, इसमें 180 ड्रग है जिसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मोनोग्राफ का मतलब ये है। मैं क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। सेकेंड वॉल्यूम कब आया था, 1974 में, 100 मोनोग्राफ्स हैं। थर्ड वॉल्यूम 1978 में, 105 मोनोग्राफ्स हैं। एंड फोर्थ वॉल्यूम 1984 में आया था जिसमें 107 मोनोग्राफ्स हैं। फिफ्थ वॉल्यूम 1986 में आया था, 114 मोनोग्राफ्स हैं। सिक्स्थ वॉल्यूम 1990 में आया, 104 मोनोग्राफ। सेवेंथ वॉल्यूम 1999 में आया, 105। एट्थ वॉल्यूम 2000 में आया जिसमें 101 मोनोग्राफ थे। नाइन्थ वॉल्यूम 2007 में आया, इसमें भी 101 मोनोग्राफ थे। एंड टेंथ वॉल्यूम 2013 में आया जिसमें 100 मोनोग्राफ थे। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो 10 बार लिख के याद कर लेना सब लोग। नेक्स्ट, एम भट्टाचार्य एंड को होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये एक अनऑफिशियल फार्माकोपिया थी, ऑफिशियल नहीं थी एम भट्टाचार्य की। ये 1892 में आई थी, मतलब 1892 में आई थी। इस फार्माकोपिया का नाम है फार्मास्यूटिकल मैनुअल्स। तो याद रखना, क्वेश्चन कभी भी एम भट्टाचार्य के नाम से नहीं आएगा, वो फार्मास्यूटिकल मैनुअल के नाम से आएगा। तो आपको याद होना चाहिए ये कौन सी फार्माकोपिया है, महेश भट्टाचार्य की फार्माकोपिया है। इसमें 744 मेडिसिन हैं। 10th एडिशन 1944 में आया था जिसमें 70 इंडियन ड्रग्स ऐड हुई थी। 12th एडिशन 1962 में आया था। तो बस इसकी फर्स्ट लाइन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ड और ओरिजिन मैंने इसको लिख दिया है ना। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि फार्मेकोपिया ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है। फार्मेकॉन मींस ड्रग, पेओस मींस टू मेक। नोसोड भी एक ग्रीक वर्ड है। इसमें नोसोस मतलब होता है डिजीज, सिडोस मतलब होता है अपेयरेंस। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, डिजीज मटेरियल से हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। सार्कोड ये भी एक ग्रीक डेरिवेटिव है। ये इसमें फ्लैशी, सार्कोड मतलब होता है फ्लैशी। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, हेल्दी सिक्रीशंस का यूज करते हैं मेडिसिन को प्रिपेयर करने में, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है ना, टू राइट्स इन कलर, कलर में लिखने के लिए क्रोमेटोग्राफी। फार्मेकोलॉजी इज ऑल्सो अ ग्रीक डेरिवेटिव। फार्मेकॉन मीन्स ड्रग, लोगोस मीन्स नॉलेज, मतलब नॉलेज, ड्रग की नॉलेज। पोसोलॉजी एवरीबॉडी नोज, ग्रीक वर्ड है। पोसोस मीन्स हाउ मच, लोगोस मीन्स डिस्कोर्स। मतलब इसमें हम डोजेस की स्टडी करते हैं। पोसोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द डोजेस, ठीक है। पॉलीक्रस्ट एवरीबॉडी नोज की ग्रीक डेरिवेटिव होता है। पॉलीक्रस्ट का मतलब होता है मेनी यूजेस, जैसे बोलते हैं ना लाइकोपोडियम पॉलीक्रस्ट प्राइमेडियम, मतलब उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। फार्मेकोग्नोसी इज ऑल्सो अगेन सेम, ग्रीक वर्ड होता है। ड्रग नॉलेज होता है इसका मीन्स। प्लेसिबो एवरीबॉडी नो, लैटिन वर्ड प्लेसरी से इसको डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है टू प्लीज। सैक्रम लैक्टिस लैटिन वर्ड है। सैक्रम मीन्स शुगर, लैक्टिस मीन्स मिल्क। अल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट है, अरब वर्ड का डेरिवेटिव है, अरब डेरिवेटिव है एल्कूल, एल्कूल से इसको लिया गया है। ड्रग एक फ्रेंच डेरिवेटिव है जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं, भूलना मत। फार्मेसी को कोई भी हलवा मत समझना, क्योंकि जितना हलवा समझते हो क्वेश्चन उतने ही ज्यादा गलत होते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट, क्या हो गया ये, हाँ। अब हम बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिजर्वेशन ऑफ द ड्रग, है ना। हम ड्रग को कैसे प्रिजर्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
एक मिनट। हाँ, देखो, ड्रग शुड बी स्टोर्ड, एक मिनट। हाँ, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रग शुड बी स्टोर्ड इन न्यूट्रल ग्लास प्रिंट बॉटल। हमारी जो बॉटल्स होती है मेडिसिन को प्रिपेयर करने के बाद हम उसको न्यूट्रल ग्लास बॉटल्स में रखेंगे, जिससे कि जो हमने मेडिसिन प्रिपेयर करी है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना हो। पायरेक्स बॉटल हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉस्टिक सब्सटेंसेस के लिए। गट्टा पर्चा 50 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गट्टा पर्चा इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरिक एसिड। ग्लिसरीन एवरीबॉडी नोज कि जितने भी हमारे स्नेक वेनम्स होते हैं, है ना, स्नेक पॉइजन्स होते हैं, लैक्टिस जस्ट लाइक, उसके लिए हम ग्लिसरीन का यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। अम्बेरिक ग्लास बॉटल में अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज करते हैं। अलम्बेरिक ग्लास बॉटल हम कॉस्टिकम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर वाटर में हम फास्फोरस को यूज करते हैं क्योंकि फास्फोरस बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसको अंडर वाटर रखते हैं। ग्लास बॉटल्स कवर्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ एस्फेलम और ब्लैक वर्निश। उन्होंने बोला कि जो भी मेडिसिन हमारी सनलाइट से अफेक्टेड होती हैं उन मेडिसिन को हम ऐसी ग्लास बॉटल्स में रखते हैं और उसके ऊपर से हम किससे कवर कर देते हैं, एस्फेलम या फिर ब्लैक वर्निश से, जिससे कि वो सनलाइट से उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। हम ब्लू कलर्ड बॉटल्स का यूज नहीं करते हैं डॉक्टर बर्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि डायनेमिक इफेक्ट होता है, जो ब्लू कलर होता है उसका डायनेमिक इफेक्ट होता है, जो कि हमारी ड्रग्स जो हमने प्रिपेयर करी है उसके लिए वो इंजूरियस होता है, ठीक है। येलो कलर्ड या अंबर कलर्ड बॉटल हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम येलो कलर्ड बॉटल में अगर हम कोई भी ड्रग्स डालेंगे तो वो बॉटल्स क्या करेगी, मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी। जैसे उन्होंने लिखा है एक्वायर मेडिसिनल वर्च्यू व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, ब्लू कलर जो होता है वो डायनेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और जो येलो कलर बॉटल्स होती है वो सनलाइट के एक्सपोजर में आते ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द ड्रग, ये 266 एफोरिज्म में बताया गया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। होल प्लांट है ना, होल प्लांट को हम पार्शियली इन फ्लावर एंड पार्शियली इन बर्ड में हम इसको कलेक्ट करते हैं। ये कलेक्शन टाइम है कि हमें कब कलेक्ट करना है, ठीक है। रूट्स को हम कब कलेक्ट करते हैं, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है तीनों के लिए। एनुअल रूट है तो अर्ली इन ऑटम, अर्ली इन फॉल। बाइनियल रूट है तो स्प्रिंग ऑफ सेकेंड ईयर। पेरिनियल है तो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ वुडी फाइबर्स, ठीक है। स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम का कलेक्शन टाइम क्या होता है, जब उसमें लीव्स आ जाती हैं, पत्तियां आ जाती हैं, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ लीव्स, तब हम इसको स्टेम को कलेक्ट करते हैं। लीव्स को कब करते हैं, फ्लावरिंग टाइम, जब उसमें फूल आने लगते हैं, बिफोर या ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम हम क्या करते हैं, लीव्स को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी मेडिसिन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी होती है, तो उन पार्ट्स का कलेक्शन टाइम भी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। हर्ब्स को कब करते हैं, जब हर्ब फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं तब हम हर्ब्स को कलेक्ट करते हैं। ट्विक्स को कब करते हैं, प्रेजेंट ईयर ग्रोथ, जिस ईयर में वो ग्रो कर रहा है उसी ईयर में हम इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। यंग शूट स्प्रिंग सीजन में कलेक्ट करते हैं। फ्लावर्स को पार्शली इन बर्ड पार्शली इन ब्लूसम में कलेक्ट करते हैं। फ्रूट्स को कब करेंगे, जब वो फुल्ली पक जाते हैं तब हम फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं। बल्ब जब वो फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएंगे तब बल्ब को कलेक्ट करेंगे। वुड्स को कब करते हैं, अर्ली स्प्रिंग और लेट ऑटम। ये याद रखना, जस्ट रिवर्स ऑफ रूट होता है। रूट में अर्ली ऑटम होता है, लेट स्प्रिंग होता है, इसमें अर्ली स्प्रिंग लेट ऑटम होता है, ठीक है। बार्क की बात करेंगे तो रेजिनस और नॉन रेजिनस होता है। रेजिनस अर्ली स्प्रिंग में करेंगे, नॉन रेजिनस जो होगा वो लेट ऑटम में करेंगे, सेम एज वुड की तरह ही है ये। याद रखना, वुड एंड बार्क जो होता है जस्ट रिवर्स ऑफ रूट। नार्कोटिक प्लांट जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग द ब्लूम करेंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कलेक्शन टाइम जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। डू एंड डोंट है ना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है।
गैदर द प्लांट इन फाइन ड्राई सनी वेदर। हम जब भी अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं तो क्रूड ड्रग को हम फाइन ड्राई सनी वेदर में कलेक्ट करेंगे, अर्ली मॉर्निंग में कलेक्ट करेंगे, जस्ट आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ मॉर्निंग ड्यू। होता है ना, जैसे लीव्स हैं या उसकी पत्तियों पे देखोगे तो ओस गिरी होती है ना, बूंद होती है ना, जब वो डिसअपियर हो जाएगी उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। नेवर कलेक्ट द ड्रग ड्यूरिंग द मॉर्निंग ड्यू, है ना, जब उसमें मॉर्निंग ड्यूज हैं, ओस की बूंदे पड़ी हैं तो हम उसको कलेक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट कलेक्ट आफ्टर द शावर, रेनफॉल के बाद हम तुरंत उसको कलेक्ट नहीं करेंगे। एक्सेसिव हीट ऑफ द डे इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, है ना, हम एकदम दोपहर में भी हम प्लांट्स को कलेक्ट नहीं करेंगे। नेवर वॉश विथ प्रोफ्यूज वाटर, यूज एज मच एज इज नेसेसरी, हम प्लांट्स को वॉश करने के लिए बहुत ज्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे। क्यों, अगर हमने बहुत प्रेशर से या बहुत प्रेशर से अगर हमने उसको यूज किया तो हो सकता है जो पार्ट्स है, लीव्स है, रूट्स है, वो क्रैक हो सकती हैं। ठीक है, तो इतना अपने को ध्यान रखना है, बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आया समझ में सबको? यस मैम। यस। मैम क्लास का वीडियो हम लोग को मिलेगा? क्या बोल रही हो, आवाज नहीं आ रही है। मैम क्लास का वीडियो हम लोग को मिलेगा क्या? ऑडिबल नहीं है यस थोड़ा मैम। सा, ऑडिबल नहीं हुआ मुझे, फिर से बोलना है।